वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या किसी स्टेट बोर्ड से हों, दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक है। तो हम लोग आज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इस साल अगर बोर्ड की परीक्षा आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखें, ताकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित यानी समांतर श्रेणी से संबंधित जितने भी आपके कंसेप्ट होंगे जो आप समझ नहीं पाते होंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। बच्चों, क्वेश्चन बना लेना ये बड़ी बात नहीं होती है, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना ये बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझ करके और तब बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी व्यू से मैं ये पहले थ्योरी दे रहा हूं आप लोगों को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरी को हम देखेंगे, यानी सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि क्या है ये चीज, कौन कौन से इसमें टर्म्स होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेसन। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो सबसे पहला चीज आने वाला है वो है हमारा अनुक्रम, या इंग्लिश में उसको सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं। अनुक्रम या सीक्वेंस। क्या है अनुक्रम? तो चलते हैं, हम कुछ संख्याओं को लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 1, 5, 20, 19, 90 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 5 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 90 है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इन संख्याओं के बाद वाला संख्या निश्चित रूप से बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आप इसे नहीं बता सकते, क्योंकि इन संख्याओं के बढ़ने में किसी विशेष तरह के क्रम का उपयोग नहीं हो रहा है, यानी किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। और अब हम एक दूसरे क्रम पर विचार करते हैं, यानी संख्याओं के एक और समूह को हम लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, 5, 10, 15, 20 और इस तरह से ये बढ़ रही हैं। अब आप बताएं इस बात को कि क्या इसके बाद पूछा जाए तब आप बता सकते हैं कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 20 के बाद, 20 के बाद? तो हां, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके बाद 25 यानी 25 आएगी, उसके बाद जो है वो 30 और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। क्यों आपने बताया? क्योंकि इन संख्याओं को जो है वो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है और इसलिए आप जो है बाद वाली संख्याओं को आसानी से बता सकते हैं। तो यहां पर अब अनुक्रम का कंसेप्ट आता है, यानी सीक्वेंस का कंसेप्ट यहीं से आता है कि संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं को ऐसा समूह जिसे किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो, किसी निश्चित रूल के अनुसार लिखा गया हो, उसे अनुक्रम या सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, आपको ये समूह दिखाई दे रहा है, ये एक अनुक्रम में है या एक सीक्वेंस में है। तो संख्याओं का ऐसा समूह जो निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया हो उसे अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। तो अनुक्रम को जब हमने देख लिया, तब अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी की ओर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्रम जो है वो अनेकों प्रकार के हो सकते हैं, यानी अनुक्रम कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहां ध्यान दीजिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर आप देखें 5, 15, 45 यानी 5, 15 एंड 45। तो इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि आगे वाला नंबर क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं, 5 में 3 से गुना किया तो 15 आया, 15 में फिर 3 से गुना किया तो 45 आया, और इसी तरह से 45 में जब 3 से गुना करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो यहां पर आप लिख सकते हैं। तो यहां देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है जी? इसमें है कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है,
इसमें है कि एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। और एक देखते हैं इस तरह का कि ये दिखाई दे रहा है 1/2, 1/4, 1/6। अगर ऐसे चलते रहे तो आप इसके बाद वाली संख्या को बता सकते हैं। क्या होगा? तो इसके बाद निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं 1/8 यानी 1/8, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर यानी हर में 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, 2, 4, 6, 8। तो आप देख रहे हैं कि अनुक्रम, ये तीनों अनुक्रम ही दिखाई हमें दे रहे हैं, लेकिन तीनों के बढ़ने के जो तरीके हैं उसमें अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, इसमें किसी से गुना करने पर प्राप्त हो रही है, इसके हर में किसी चीज को यानी इसके डिनोमिनेटर में किसी नंबर को जोड़ने पर संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो तीनों जो होंगे वो अनुक्रम कहलाएंगे। अब आगे के यहां हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो पहला जो है ये हम देख रहे हैं, यहां से हमें समांतर श्रेणी का कंसेप्ट मिलता है कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें प्रत्येक अगली संख्या जो है वो किसी निश्चित संख्या के जुड़ने से प्राप्त होती है। यानी इसमें एक फिक्स नंबर जोड़ें तो ये मिल जाए, इसमें फिर वही नंबर जोड़ें तो ये मिल जाए, फिर इसमें वही नंबर जोड़ें तो ये मिल जाए। यानी इस तरह से आगे की संख्याएं अगर मिलती चली जाएं तो हम कहते हैं कि यह अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में इसे लिखते हैं एपी। अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी लेकर के लिख देते हैं एपी। तो जहां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात आएगी, समांतर श्रेणी की बात आएगी, वहां पर हम इसे एपी भी कह सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर प्रत्येक किसी अनुक्रम में प्रत्येक अगली संख्या जो है किसी निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रही है तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम समांतर श्रेणी पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य सब्जेक्ट चैप्टर जो है, मुख्य टॉपिक जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी ही है। और रही बात ये दोनों की, ये नीचे की, तब इसे क्या कहा जाता है सर? तो इसे हम लोगों को ऑलरेडी हमें ये इंटर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो यहां आप इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, और इसे जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जिसे आगे के वर्गों में हम पढ़ेंगे। तो हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी को लेकर चलते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या है और इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, उन सभी टर्म पर, उन सभी पदों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी, अब हम किसी समांतर श्रेणी को लेते हैं, यानी ऐसा अनुक्रम लेते हैं जिसमें प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में कुछ जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। तो ऐसा कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह से ये बढ़ती जा रही है। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक एपी है। ये किस में है जी? एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन बताया कि अगर किसी संख्या की अगली संख्या जो है कुछ जोड़ने से प्राप्त हो रही है, उसकी अगली जो है वही संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, फिर अगली वही संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, तो हम इसे एपी कहते हैं। तो यहां देखिए 2 में क्या जोड़ा तो 4 मिला, तो 2 में 2 जोड़ा है, 4 में फिर 2 जोड़ दिया, 2 ऐड कर दिया तो 6 मिल गया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया। हर जगह हम देख रहे हैं कि 2 जुड़ा हुआ है, यानी यह जो है ये एक कांस्टेंट हो गया, यानी एक कांस्टेंट जुड़ते जा रहा है और इस तरह से अगली संख्या हमें प्राप्त तो होती जा रही है। तो ये जो हो गया हमारा, ये एक एपी है। यानी एपी होने के लिए, किसी अनुक्रम को एपी या समांतर श्रेणी होने के लिए उनके किसी भी संख्या और
उसके ठीक पहले वाली संख्या का अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे यहां आप देखिए कि यहां एक संख्या है 8, 8 के पहले वाला जो है 6 है, तो 8 में से 6 को घटाने पर, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आएगा वही नंबर 6 में से 4 को घटाने पर आना चाहिए, 4 में से 2 को घटाने पर आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह एपी में है। यानी किसी भी समांतर श्रेणी में क्रम से जो संख्याएं लिखी गई होती हैं उसमें कोई संख्या अपने ठीक वाली पहली वाली संख्या को घटाने पर अगर समान अंक देती है, समान नंबर देती है, यानी इसे कांस्टेंट कहते हैं, जो एक ही जो फिक्स हो, तो इसे हम एपी में कहते हैं। तो एपी के बारे में इतनी चर्चा हो गई। अब रही बात एपी में चलते हैं, तो एपी में कुछ टर्म हैं, जैसे प्रथम पद। प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या होता है? फर्स्ट टर्म। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। प्रथम पद को इंग्लिश में फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं। तो जैसा नाम से स्पष्ट है, प्रथम, प्रथम मीन्स पहला, यानी जहां से कोई चीज शुरू होता है उसे प्रथम कहा जाता है। तो किसी भी एपी के यानी समांतर श्रेणी के शुरुआती पद को प्रथम पद के नाम से जानते हैं या फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। दो जो इसमें हो गया ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब इसके बाद एक टर्म आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर या अंग्रेजी में इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो सार्व अंतर और कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस कहा जाता है कि किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाने पर जो निश्चित संख्या मिलती है, जो कांस्टेंट मिलता है, उसी को सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहां पर सार्व अंतर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या 6 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें 2 मिलेगा। तो सार्व अंतर 2 दिखाई दे रहा है। तो इनके लिए चलिए हम नोटेशन का यूज करते हैं, यानी प्रथम पद को हर जगह प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद लिखना न पड़े, इसके लिए एक संकेत का यूज करते हैं। उसी तरह से सार्व अंतर के लिए भी एक संकेत का यूज करते हैं। तो चलिए वो संकेत क्या है हम उसे देखते हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआती पद को हम प्रथम पद कहते हैं और प्रथम पद को स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। स्मॉल ए दिखाई दे रहा है ना, तो स्मॉल ए से सूचित करते हैं प्रथम पद को, और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से सूचित करते हैं। प्रथम पद को स्मॉल ए से और सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। तो अब बताइए, अगर ए और डी आपको मालूम हो तो क्या आप वो समांतर श्रेणी या एपी लिख सकते हैं? निश्चित रूप से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कोई भी मान लीजिए कि ये सार्व अंतर दे दिया गया ए और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया डी, तो कोई कहे कि एपी लिखिए, कि एपी क्या होगा? तो प्रथम पद, सबसे पहले प्रथम पद होता है तो ए हो जाएगा प्रथम पद। इसके बाद क्या होगा? तो ए में आपने पीछे देखा कि कुछ जोड़ने पर मिलेगा दूसरा पद, निश्चित संख्या, और वो निश्चित संख्या क्या है? तो डी है, यानी कॉमन डिफरेंस है, यानी सार्व अंतर है। तो ये हो गया ए प्लस डी। ठीक है, फिर इसके बाद वाला क्या मिलेगा? तो इसमें फिर एक डी जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, यानी ए प्लस डी, एक और डी होगा तो ए प्लस 2d हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते 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 और आपको आगे जाएगा। ए प्लस ये 3d हो जाएगा, एक डी जुड़ जाएगा, फिर जुड़ेगा तो ए प्लस 4d हो जाएगा, और इसी तरह से ये आगे बढ़ने लगेगा, बढ़ता चला जाएगा। अब हम चलते हैं कि एपी का जनरल टर्म, सामान्य पद क्या कहलाता है। यहां पर आ गई एक चीज कि सामान्य पद के बारे में यहां जान लेना जरूरी है, जनरल टर्म के बारे में यहां जान लेना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। तो यहां पर जैसे हमने देखा कि ए जो है ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो ए को हम
T1 से सूचित करेंगे, यानी टर्म 1 पहला पद है ये, तो पद का अंग्रेजी टर्म होता है, टर्म के लिए ये हो गया T, अब पहला है तो T1 हो गया, ये दूसरा पद हो गया तो T टर्म और 2 हो गया, ये तीसरा हो गया तो T3 हो गया, ये T4 हो गया, T5 हो गया। इसी तरह से अगर बढ़ते बढ़ते हम जाएं तो अगर कोई कहे कि एनवा पद निकालिए, एनवा पद का मतलब हो गया कि n कोई भी संख्या हो सकती है, तो एनवा पद जैसे चौथे टर्म को T4 से, पांचवें को T5 से, तो एनवें पद को किससे सूचित करेंगे? Tn से। ये Tn से जो सूचित किया, यानी एनवा पद जो आया, इसी एनवें पद को सामान्य पद कहते हैं या जनरल टर्म कहते हैं। तो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एनवें पद को सामान्य पद कहते हैं या जनरल टर्म कहते हैं। एनवा हो सकता है, पीवा हो सकता है, एक्सवा हो सकता है, वाईवा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जो है नोटेशन है, ये एक संकेत है ओनली, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो जनरल हो गया। अब जरा हम चलते हैं, अब इस पर ध्यान देते हैं कि एनवा पद निकालते कैसे हैं। किसी एपी का आखिर एनवा पद कितना होगा? पहला पद तो सर फर्स्ट टर्म निकाल दिया, दूसरा पद निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, यहां चौथा पांचवा हम निकालते चले गए, लेकिन एनवा पद क्या होगा सर? इस रूप में अगर लिखा जाए, अगर ए और डी मालूम हो तो उसका एनवा पद क्या होगा? तो इसे हम देखने चलते हैं, करते हैं अब इस पर विचार। तो एनवा पद कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी का, चलिए देखते हैं एनवें पद को निकालने की विधि। और देखिए कितना आसान है, बड़ा ही मजा आएगा इसमें, और आप निश्चित रूप से इसे देखते रहें, क्योंकि बीच में छोड़ दीजिएगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं हम एनवा पद, यानी किसका एनवा पद? तो एपी का एनवा पद। अभी हमने देखा कि T1 बराबर क्या होगा? ए। यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद दिया है, प्रथम पद क्या है? ए दिया हुआ है, और सार्व अंतर क्या है? तो डी है, सार्व अंतर डी। अगर प्रथम पद ए हो और सार्व अंतर डी हो तो T1 बराबर क्या होगा? प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए है ही। T2 बराबर क्या होगा? T2 इक्वल टू ए प्लस डी, डी जुड़ जाएगा। T3 बराबर क्या होगा? ए प्लस डी, यानी ए प्लस 2D। T4 बराबर क्या होगा? ए प्लस 3D। T5 बराबर क्या होगा? ए प्लस 4D। और इस तरह से हम अगर बढ़ते जाएं तो आप बताइए कि T5 के बाद अगर हम Tn बढ़ते जाए, T6, T7, T8, T9 इस तरह से बढ़ें और तब कहें कि Tn निकालना है हमें कि Tn बराबर क्या होगा। तो एक रिलेशन देखिए इसमें कैसा रिलेशन बन रहा है। T1 के लिए कोई D नहीं है, T2 के लिए एक ठो D है यानी 1D है, T3 के लिए 2D है, T4 के लिए 3D है, T5 के लिए 4D है, यानी 5 के लिए 4, 4 के लिए 3, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1, इस तरह से D में गुना होकर मिल रहा है। तो N के लिए क्या मिलेगा? यहां पर देख रहे हैं कि 3 है तो यहां 2, यानी 3 में से एक घट करके 2 आया, 4 में से एक घट कर 3 आया, 5 में से एक घट करके 4 आया, तो N में से एक घटेगा तो क्या होगा? N-1। तो ये हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू डी, और यही मिल गया हमारा जनरल टर्म यानी एनवा पद। यानी एनवा पद का ये फॉर्मूला हो गया कि Tn बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। यानी इससे आप किस किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो इसमें देगा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, कोई संख्या दे देगा, उसका सार्व अंतर अगर कोई संख्या है, और तो उसका एनवा पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, 100वां पद निकालिए। तो प्रथम पद जो दिया होगा वो ए की जगह पर रख दिया जाएगा, सार्व अंतर डी के जगह पर रख दिया जाएगा, और जो पद आपको निकालना है
जो पद आपको निकालना है वो आपको यहां पर दे देना है। 50वां पद निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरह से T50 आप निकाल लेंगे तो 50वां पद 50वें जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये आप मिनटों में निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने के लिए आप एक एक में डी 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 जोड़ते जोड़ते जाते और ये फॉर्मूला मिल गया तो आप आसानी से तुरंत निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देखा समांतर श्रेणी के बारे में, और समांतर श्रेणी का जो देखा nवां पद कैसे निकालते हैं, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, और इस फॉर्मूला पर बहुत से एक्सरसाइज में प्रश्न मिलेंगे जिसको हम बारी बारी से आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।